Autism is basically a neurological and developmental disorder. न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल कंडीशन है जो कि हमें अर्ली चाइल्डहुड में मिलती है, और इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी जो कि थ्रू आउट लाइफ जो है वो पर्सन के साथ ही रहती है। अभी तक कोई इसका जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है कि हम कह सकें कि ये अगर डायग्नोज हो जाए अर्ली चाइल्डहुड में तो ये ट्रीट हो सकती है, बल्कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है जो थ्रू आउट जो है वो साथ ही रहती है। It basically affects how a person acts and interacts with others, communicates and learn. और बेसिकली ये जो है सोशल इंटरेक्शन को अफेक्ट करती है, कम्युनिकेशन को और लर्निंग को। इसमें जो पेशेंट हैं वो सोशली इंटरेक्शन नहीं कर सकते, उनके सोशल इंटरेक्शन इश्यूज होंगे, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होंगी और लर्निंग इश्यूज हमें मिले। नेक्स्ट प्लीज। तो कुछ अगर अर्ली साइंस हम देखें तो इसमें डिलेड स्पीच डेवलपमेंट हमें ऑटिज्म में मिल सकती है। देयर कैन बी हाइपर एक्टिविटी और हाइपोरी एक्टिविटी, रिजेक्टिंग अडल्ट इन सोशली जो है वो इमोशनली इंटरेक्ट करने में नहीं करेंगे। दे हैव रेपिटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर लाइक स्पिनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, and they also prefer to play alone, so it is also a sign of deficit in social interaction. Next. So, if we see the etiology of autism, there is no authentic research up till now जो कि हमें ये प्रूव कर सके कि एग्जैक्ट क्या कॉज है जिसकी वजह से ऑटिज्म जो है वो डेवलप हो सकता है। लेकिन कुछ कंसिडर्ड कॉजेज जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कि शायद कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑटिज्म हमें मिल सकता है। सो नंबर वन इज द जेनेटिक म्यूटेशन, कि किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, कोई जेनेटिक डिफेक्ट या क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से जो है वो ऑटिज्म हो सकता है। नंबर टू इज द प्रीनेटल फैक्टर, कि बिफोर बर्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कोई ऐसे इश्यूज हो जाए, सम वायरल इन्फेक्शन और प्रीनेटल स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें जो है ये कंट्रीब्यूट कर सकती हैं ऑटिज्म की डेवलपमेंट में। और समटाइम्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें कुछ एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि ऑटिज्म जो है उसको कॉज कर सकते हैं। मेन जो रिस्क फैक्टर इसमें देखने को मिलता है दैट इज द चिल्ड्रन बोर्न टू ओल्डर पेरेंट्स आर एट अ हायर रिस्क फॉर हैविंग एएसडी, कि वो पेरेंट्स जिनकी जो ओल्डर एज या ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स ओल्डर एज हैं उनमें ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है कि उनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। तो ओल्डर पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है उनका ज्यादा रिस्क है कि वो डेवलप हो जाता है। ASD tend to occur more often in people who have certain genetic or chromosomal conditions. तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये को एग्जिस्ट कर सकता है जेनेटिक और क्रोमोसोमल कंडीशंस के साथ। और 10% ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं उनमें देखा गया है कि दे हैव ऑटिज्म जो है वो एसोसिएट कर रहा है या को एग्जिस्ट कर रहा है डाउन सिंड्रोम के साथ, जो कि ट्राइसोमी 21 है, ये भी एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, this is also a genetic disorder in which we have intellectual disability. Tuberous sclerosis, it is also a chromosomal condition in which we have defects of brain. And there can also be other genetic disorders that can make coexist with autism spectrum disorder. तो जेनेटिक और क्रोमोसोमल कंडीशंस में जो है वो ऑटिज्म हमें देखने को मिलता है, और 10% जो पेशेंट्स हैं उनमें ये को एग्जिस्ट कर रहा है इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ। अगर हम DSM-5 क्राइटेरिया देखें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, तो नंबर वन जो चीज़ अफेक्ट हो रही है दैट इज द सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन, जिसकी बेसिस पे जो है हम पेशेंट को कह सकते हैं कि इसको जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो उसमें नंबर वन जो चीज़ है दैट इज द डेफिसिट इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी, ये पेशेंट को जो है वो ऑटिज्म के जो पेशेंट हैं दे विल नॉट इंटरेक्ट
socially and emotionally with others. Reciprocity means कि we social relationship between two persons or the exchange of information between two persons. तो यहाँ पर जो है वो ये चीज लैक करेगी कि ऑटिज्म के पेशेंट सोशली और इमोशनली जो है किसी और के साथ अपनी इंफॉर्मेशन अपने आइडियाज एक्सचेंज नहीं करेंगे। मीन्स कि उनको जो है वो कम्युनिकेशन जो है उसमें वो लैक कर रहे होंगे। डेफिसिट्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर्स यूज फॉर सोशल इंटरेक्शन। दे ऑल्सो लैक इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक जो हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर था लाइक स्माइलिंग, लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, आई कांटेक्ट, ये चीजें जो है वो ऑटिज्म के पेशेंट्स में एब्सेंट होंगी। डेफिसिट्स इन डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप, और सोशल रिलेशनशिप को डेवलप करना, मेंटेन करना और उनको अंडरस्टैंड करना, ये चीज भी ऑटिज्म के पेशेंट्स में जो है वो एब्सेंट होगी। वो जो है अकेला रहना पसंद करते हैं, रिलेशनशिप को डेवलप करना और मेंटेन करने में वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ये सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन इश्यूज आ सकते हैं। नंबर टू जो चीज है दैट इज द रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स। तो स्टीरियोटाइप और रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट्स जो हैं वो इन पेशेंट में जो है वो कॉमन होंगी, कि जैसे कोई एक एक्टिविटी इन्होंने स्टार्ट की तो कॉन्टिन्यूसली वही एक्टिविटी जो है फॉर पीरियड ऑफ टाइम वो करते रहेंगे। रेपिटिशन होगी उनकी एक्टिविटी में। जैसे अगर क्लैप कर रहे हैं तो काफी देर के लिए क्लैप ही करते रहेंगे। अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट कर रहे हैं जैसे यूज ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीच, तो वो उसी ऑब्जेक्ट को, जैसे स्पिनिंग उनको पसंद होती है, वो स्पिनिंग ऑब्जेक्ट को करते रहते हैं। या फिर स्पीच में भी रेपिटेटिव पैटर्न जो है वो देखने को मिलते हैं कि अगर कोई एक वर्ड उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है तो वही कुछ देर के लिए वो वर्ड जो है वो रिपीट करते रहेंगे। तो स्टीरियोटाइप और रेपिटेटिव टाइप ऑफ जो बिहेवियर्स हैं वो हमें ऑटिज्म के पेशेंट्स में मिल सकते हैं। इनफ्लेक्सिबल अडेयरेंस टू रूटीन्स और रिचुअलाइज्ड पैटर्न्स ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर, और जो एक उनकी नॉर्मल रूटीन डेवलप हुई होती है वो उनसे बहुत ज्यादा जो है वो अडिक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच होते हैं कि अगर उनकी रूटीन से हटकर कोई चीज हो तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे और वो उनके लिए उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना जो है वो मुश्किल है। तो एक स्पेसिफिक रूटीन के साथ उनकी जो है बहुत क्लोजली अटैचमेंट और अडेयरेंस जो है वो होती है। हाईली रिस्ट्रिक्टेड फिक्सेटेड इंटरेस्ट दैट आर एबनॉर्मल इन इंटेंसिटी ऑफ फोकस, और किसी चीज के साथ जो है वो बहुत ज्यादा अगर उनकी अटैचमेंट डेवलप हो जाए तो वो बहुत रेयर किस्म की मतलब अटैचमेंट जो है जो उनकी डेवलप हो जाती है कि वो, जैसे कोई टॉय है उनका, कोई स्पेसिफिक टॉय है उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो फिर उस टॉय के बगैर जो है वो उनका गुजारा नहीं है। वो कॉन्टिन्यूसली इंटरेस्ट जो है वो उसके अंदर उसी चीज के साथ जो है वो अटैच रहेंगे। उनकी उसमें एबनॉर्मल इन इंटेंसिटी ऑफ फोकस कि वो एक नॉर्मल से ज्यादा हद तक जो है उनकी अटैचमेंट जो है उस चीज के साथ हो जाएगी। हाइपर और हाइपोर एक्टिविटी टू सेंसरी इनपुट, तो इसमें हमें हाइपर एक्टिविटी भी मिल सकती है और हाइपोर एक्टिविटी भी, कि पेशेंट अगर कोई लाइट है, कोई कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, या तो पेशेंट उससे जो है वो बहुत हाइपरली रिएक्ट करेगा उसके रिस्पॉन्स में, या फिर कुछ चीजों पे जो है जो रिएक्ट करने वाली चीजें होंगी भी उस पे भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो इसको हम जो है वो हाइपोर एक्टिविटी कंसिडर करेंगे। जैसे अगर कोई उनके पेरेंट्स ने उनको आए हैं कहीं बाहर से आए हैं, या कोई उसके फादर जो है वो कहीं जा रहे हैं, तो वो इस तरह का कोई अगर खुशी का रिएक्शन जो है पेरेंट्स के आने पे बच्चे नॉर्मली शो करते हैं। लेकिन अगर ऑटिज्म के पेशेंट में ये चीज जो है वो एब्सेंट होगी कि उनको किसी कोई रिएक्शन जो है वो शो नहीं करेंगे। तो इसको जो है वो हम हाइपोर एक्टिविटी जो है वो कंसिडर करेंगे। यस। नंबर थर्ड इज द डेफिसिट्स इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी। सो सोशल इमोशनल जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी उनकी जो है वो लैक करेंगे। एबनॉर्मल सोशल अप्रोच एंड फेलियर ऑफ नॉर्मल बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन, तो कन्वर्सेट करने में जो है वो प्रॉब्लम होगी। वो नॉर्मली जैसे बातचीत करते हैं हम, वो किसी के साथ जो है वो नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं करेंगे। रिड्यूस शेयरिंग ऑफ इंटरेस्ट इमोशंस और इफेक्ट, और अपने इमोशंस और फीलिंग्स जो है वो शेयर करें नहीं करेंगे किसी के साथ।
फेलर टू इनिशिएट और रिस्पॉन्ड टू सोशल इंटरेक्शन, और किसी से ना तो वो बातचीत जो है वो इनिशिएट करेंगे, और अगर कोई उनसे जो है वो बात करने की कोशिश करे तो उनको भी वो जो है रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो मीन सोशल इंटरेक्शन जो है दूसरों के साथ, उनकी कन्वर्सेशनल इश्यूज जो है वो यहाँ पे मिलेंगे कि वो सोशली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। Deficits in non-verbal communicative behaviors used for social interaction, poorly regulated integrated verbal and non-verbal communication। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर है, जैसे पहले हमने बात की कि आई कांटेक्ट जो है, जैसे बात करते हुए नॉर्मली हम आई कांटेक्ट दे रहे होते हैं, तो ऑटिज्म के बच्चे जो है वो आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, या तो नीचे देखेंगे या ऊपर देखेंगे, डायरेक्टली उस पर्सन को जो है वो नहीं देखेंगे जिस जो उनसे बात कर रहा है। उसके अलावा जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो एब्सेंट होंगे उनके अंदर, जो जेस्चर्स हैं ड्यूरिंग कन्वर्सेशन जो हम यूज करते हैं वो चीजें भी उनके अंदर जो है वो एब्सेंट होंगी। Yes, so there would be abnormalities in eye contact and body language or deficits in understanding and use of gestures। आई कांटेक्ट बॉडी लैंग्वेज में लैक करेंगे और जेस्चर्स जो हैं वो यूज नहीं करेंगे। टोटल लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और फेशियल एक्सप्रेशंस भी उनके जो है वो एब्सेंट होंगे। स्टीरियोटाइप बिहेवियर जो बिहेवियर क्राइटेरिया उनके लिए ऑटिज्म के लिए जैसे हमने कहा कि स्टीरियोटाइप और रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट्स होंगी, जिसमें वो जो है सिंपल मोटर स्टीरियोटाइप की एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे। लाइनिंग अप टॉयज, अगर टॉयज को उन्होंने लाइन करना शुरू कर दिया तो वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो टॉयज की लाइनिंग ही करते जाएंगे। तो इस तरह के जो है वो कॉन्टिन्यूस और रेपिटेटिव बिहेवियर जो है वो हमें ऑटिज्म के बच्चों में मिल सकता है। मेरा ये आपसे क्वेश्चन था कि आपने ये दो स्नैप्स लगाई हैं, ये क्या इंडिकेट कर रही हैं? व्हाट हैव यू यूज्ड इट फॉर? सर एक तो ये कि वो फेशियली कोई एक्सप्रेस नहीं, एक्सप्रेशंस जो है वो एब्सेंट हैं बिल्कुल इन बच्चों में, और वो जो है कोई जो है वो कम्युनिकेशन उस तरह से जो है वो नहीं कर रहे। नेक्स्ट जो है वो अटेंशन को शो कर रहा है कि बच्चे जो है किसी चीज के ऊपर जो है वो फोकस नहीं कर, और जो अटेंशन अगर किसी तरफ पॉइंट करके जो है वो कोई चीज को जैसे फोकस करेंगे, वो चीज भी जो है वो इसमें जॉइंट अटेंशन जो है वो भी एब्सेंट होगी। वेल, इस तस्वीर में इट्स अ वेरी गुड आई कांटेक्ट, और इट सीम्स लाइक द चाइल्ड इज लिसनिंग टू द थेरेपिस्ट। बहरहाल, ये ज़रूरी नहीं है कि ये तस्वीर ऑटिज्म को ही रिप्रेजेंट कर रही हो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, इफ यू कैन कॉल इट, ये इट्स एन आई नॉर्मल कांटेक्ट। आई कांटेक्ट जो है उसको शो किया गया। हाँ, आप इसको पॉजिटिव अंदाज में, और ये भी देसी तरीके से है। व्हाट इज ही डूइंग? ही वाज बेसिकली पॉइंटिंग टू समथिंग कि वो अटेंशन जो है उस चीज को दे रहा है, फोकस कर। जी, कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेट भी कर रहा हम्म। है, फोकसिंग ऑन अ कॉमन शेयर्ड ऑब्जेक्ट। तो हाँ जी, ये तो भी बेसिकली ये एक, नॉर्मल बिहेवियर्स हैं जो ये कि नॉन ऑटिस्टिक ऑटिज्म बिहेवियर्स में हैं। एब्सेंट हो। जी। यस, ओके। So flipping objects, echolalia and idiosyncratic phrases जो हैं, these are also the some behaviors। Echolalia basically is the repetition of utterances के same word को जो है वो बार बार repeat करना। फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्ट्स को जो है वो फ्लिप करेंगे, फ्लिक करेंगे फिंगर से अपनी आईज के सामने। एंड इडियोसिंक्रेटिक फ्रेजेस के एक वर्ड जो है वो उन्होंने अगर जो है स्टार्ट कर दिया तो उसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे। So an idiosyncratic phrase is what? सर मीन्स एक सेंटेंस अगर एक फ्रेज बोलना शुरू हो गया तो उसको ही जो है वो रिपीट करते जाएंगे। When something that doesn't make sense, doesn't have any meaning, so उसमें repetition जो है वो शुरू हो जाएगी।
अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखें ऑटिज्म के साथ, तो ADHD और जो ODD है, उसके कुछ फीचर्स जो हैं वो सिमिलर जो सिमिलैरिटीज शो कर रहे होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के साथ। तो एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस जो है वो हमें कंसिडर करना चाहिए कि जो है हम ऑटिज्म को और ADHD जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, एंड ODD दैट इज द ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, इनको जो है इसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को जो है वो एक्नॉलेज कर सकें। तो अगर ADHD में देखें तो ADHD में भी हम जो है वो हमें इम्पेयर्ड सोशल स्किल्स जो हैं वो मिलती हैं। लेकिन अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से इसके जो है वो डिफरेंस देखें तो ADHD के पेशेंट्स जो हैं दे आर सोशली मोटिवेटेड, और उनमें जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो अच्छी होती हैं। तो ये एक डिफरेंट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से, कि इस बेस पे हम इसको जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर जो है हम ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर में देखें तो वहां पर भी जो है पेशेंट में डिसरप्टिव बिहेवियर्स या फिर जो मूड डिसऑर्डर्स है, एग्रेशन है, इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो है वो डिफरेंस देखें तो इसमें कोई रेपिटेटिव बिहेवियर्स नहीं मिलेगा आपको, और सोशल एंगेजमेंट भी जो है वो स्पेसिफिक बिहेवियर्स में वो शो करते हैं। तो इस बेसिस पे हम जो है वो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम ADHD एंड ODD। तो हम इवैल्यूएशन की तरफ अगर आए कि हम किस तरह से जो है वो इवैल्यूएट कर सकते हैं पेशेंट्स को, तो सबसे पहले जो है डिटेल्ड हिस्ट्री, केस हिस्ट्री हम लेंगे फॉर असेसमेंट, जिसमें जो है आपकी प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बर्थ हिस्ट्री के तमाम तर फैक्टर्स जो हैं वो हम कवर करेंगे। देयर शुड बी ऑल्सो पोस्ट नेटल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के उसके बाद बच्चे ने जो है आफ्टर बर्थ जो उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन थे कि उसने जो है वो नेक होल्डिंग कब स्टार्ट की, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग की तरफ जो है वो किन एज पे किया। तो वो हम माइलस्टोन्स जो हैं उनके उनको इवैल्यूएट करेंगे। डेवलपमेंटल रिग्रेशन को हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंटल रिग्रेशन कहते हैं कि अगर कोई बच्चा नॉर्मली डेवलप कर रहा है, जैसे पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि 6 मंथ्स या 1 ईयर तक ये बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल चीजें इसमें डेवलप हो रही थी, लेकिन 1 ईयर के बाद जो है इसने कोई जो है वो प्रोग्रेस नहीं की, तो इसको जो है वो डेवलपमेंटल रिग्रेशन कहेंगे। कि उसके बाद उसकी डेवलपमेंट मजीद आगे जाने के बजाय जो है या तो स्टॉप हो गई या वापस की तरफ आना शुरू हो गई। तो इस चीज के बारे में भी हम पेशेंट से जो है वो हिस्ट्री ले सकते हैं। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में हम एवेलुएट करेंगे कि हम पूछेंगे कि उसका फैमिली गैदरिंग्स में बच्चे का जो है वो बिहेवियर कैसा है, ठीक है, और जो है बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, ठीक है, जैसे डिफरेंट गेम है, पैटी केक और पीका बू, ठीक है, ये चीजें जो है बच्चा खेलता है, इसको एंजॉय करता है, सोशली इंटरेक्ट करता है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे हम। नेक्स्ट इज द फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जो है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे कि उसका बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन क्या है चाइल्ड की, आई कांटेक्ट जो है बच्चा जो है ड्यूरिंग कन्वर्सेशन दे रहा है नहीं दे रहा, जॉइंट अटेंशन, सोशल रेसिप्रोसिटी, कम्युनिकेटिव इंटेंट, पॉइंटिंग एंड जेस्चरिंग, प्ले एंड यूज ऑफ टॉयज। तो फिजिकली हम जो है ये चीज़ों को एवेलुएट कर सकते हैं कि पेशेंट जो है उसका बिहेवियर कैसा है। अगर वो सोशली कम्युनिकेट कर रहा है, हम बातचीत कर रहा है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, और अगर कम्युनिकेशन कर रहा है तो आई कांटेक्ट और जो है नॉन वर्बल जो बिहेवियर्स हैं वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, पॉइंटिंग एंड जेस्चरिंग एंड प्ले एंड यूज ऑफ टॉयज। तो इस तरह से हम जो है उसका बिहेवियर को असेस कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। सो कोमोर्बिड कंडीशंस जो कि ऑटिज्म के साथ एसोसिएट कर सकती हैं, दैट इज द ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और 50% जो पेशेंट्स हैं ऑटिज्म के उनमें जो है वो ADHD भी साथ को एग्जिस्ट कर रहा होता है। देयर कुड बी एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो एंजाइटी जो है वो 1 in 3 रेशियो में
हमें मिल सकती है। ऑटिज्म के पेशेंट्स में डिप्रेशन इज आल्सो प्रेजेंट इन 50% ऑफ टीन, and there could also be intellectual disability in 30 to 50% patients of autism spectrum disorder. तो इंटरवेंशंस जो है वो हम क्या क्या कर सकते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के पेशेंट्स में? स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, उनकी लैंग्वेज इश्यूज को फोकस करके, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी कर सकते हैं, एंड द सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवेंशन है जिसके थ्रू हम उनका बिहेवियर और उनका कम्युनिकेशन जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, सोशल स्किल्स उनके इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर सिंपल चीज़ें को कुछ हम ऐड कर सकें तो इसमें हम मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, जो चीज़ें से वो हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको हाइपर एक्टिविटी है और डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं, उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। यूज हाईली अट्रैक्टिव टॉयज जो है वो यूज करें उनके लिए। पीपल गेम्स, इंट्रैक्शन गेम्स जितनी है वो इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि उनको जो है वो सोशली इंटरेक्ट कर सकें, वो कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, जिसमें पीकाबू, हाइड एंड सीक, कैचिंग, जिसमें जो है एक से ज्यादा लोग लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ताकि बच्चा जो है वो इंटरेक्ट करना सीखे। तो लोगों की जो जो गैदरिंग गेम्स है, 2 to 3 पीपल के, आहिस्ता आहिस्ता वो इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि वो सोशली इंटरेक्ट कर सकें। गेटिंग योर चाइल्ड टू कॉपी योर एक्शन, प्ले और साउंड, और आपको जो है वो अपने बच्चे को इस तरह से भी ट्रेन करें वो आपके अपने एक्शन, आप जो गेम्स हैं या नॉर्मल जो एक्शन है या साउंड्स है उनको भी कॉपी करे ताकि वो जो है वो जो चीज़ें जिन चीज़ों में लैक कर रहा है उनको लर्न कर सके। फिर नेक्स्ट इज ADHD, वो सुमेरा ने कवर। Now, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कर दें। Assalamu alaikum. My topic of presentation is ADHD, and ADHD is the abbreviation of attention deficit hyperactive disorder. ADHD is a neurodevelopmental disorder of childhood that is characterized by developmentally inappropriate level of hyperactivity, impulsivity and inattention. ADHD जो है बेसिकली न्यूरो डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर है, न्यूरो डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड है, जो कि डेवलपमेंटली इनअप्रोप्रिएट लेवल होते हैं इसमें, और 3 टाइप्स के लेवल होते हैं। वो लेवल है हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी और इनअटेंशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाइपर एक्टिविटी क्या होता है। हाइपर एक्टिविटी बेसिकली है कि डिफ़िकल्टी स्टेइंग स्टिल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाइपर एक्टिव चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्टी होती है कि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी एक जगह पे नहीं बैठ सकते। ठीक है, जैसे स्कूल में होता है कि गेट आउट ऑफ देयर सीट्स इन स्कूल और मॉस्क और एनी अदर सिचुएशन वेयर दे शुड बी सेटेड बट दे कांट सिटिंग। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें बैठना मैंडेटरी होता है या बच्चे को बैठना चाहिए तो वो इन चीज़ों को वैल्यू नहीं करता, उसे इन चीज़ों की समझ नहीं होती और वो एक जगह पे नहीं बैठ सकता। इसमें दूसरा फैक्टर ये था कि इनके लिए अनेबल होता है कि वो प्ले करें क्वाइटली, टॉक एक्सेसिवली करते हैं। कोई भी चीज़ जब आप इनसे पूछ रहे होते हैं तो ब्लर्ट आउट आंसर कर देते हैं इवन कि आपको क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी इज द टेंडेंसी टू एक्ट विदाउट थिंकिंग। मतलब आप कुछ भी कर देते हो, जो भी आपके माइंड में आता है आप फौरन से एक्ट कर देते हो विदाउट थिंकिंग। मतलब आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हो कि आप जो एक्ट कर रहे हो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह के बच्चे जो होते हैं इम्पल्सिव एक्ट में एंगेज हो जाते हैं डेंजरस एक्टिविटीज़ में विदाउट कंसिडरिंग दी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। ओवर इंडल्जिंग और ओवर इन्वॉल्वमेंट होती है थिंग्स में, जैसे कि शॉपिंग हो गई, गैम्बलिंग और ईटिंग। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रॉय करते हैं अपनी चीज़ों को और दूसरे लोगों को इन द मोमेंट ऑफ एंगर। और एक्सक्लेटिंग प्रॉब्लम्स होती है, ये लोग प्रॉब्लम्स को एक्सक्लेट करते हैं। एक्सक्लेट प्रॉब्लम का मतलब ये है कि बहुत माइनर सी सिचुएशन को वो लेते हैं, मतलब एक बहुत ही माइनर सी सिचुएशन होती है उसे ये लोग बहुत अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कर देते हैं, मतलब जो कि नहीं होती। नेक्स्ट वन है इन अटेंशन। इन अटेंशन को अगर सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो इसमें होता है कि इंक्रीज डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती है एंड डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन। मतलब ये डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, इनकी अटेंशन नहीं होती, अटेंशन स्पैन जो है बहुत ज़्यादा लो होता है। इनमें पुअर इम्पल्स कंट्रोल होता है, रेस्टलेसनेस होती है। ऐसे चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो इन अटेंशन के प्रॉब्लम के साथ आते हैं वो कॉमनली
एक्सपीरियंस करते हैं कि एकेडमिक लेवल में अंडर अचीवर होते हैं, क्योंकि